हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पहली यूनिट में ही दूसरे पार्ट पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी पार्ट। सबसे पहले विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने से पहले भी बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये विभव व्यवहारिक रूप से हम कैसे अनुभव करते हैं। आइए सबसे पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक बाल्टी लिए और उसमें पानी डालें, क्या होता है? बाल्टी धीरे 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 भरती है। यानी उसको हम ये कहते हैं कि बाल्टी में जो पानी का तल है वो बॉटम से कैसे कैसे ऊपर आता है, उसी को हम यहां स्थिर विद्युत में, यानी जो इलेक्ट्रिक हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। यानी अब वो बाल्टी क्या होगी? यहां एक कंडक्टर होगी, मतलब एक चालक है। उस चालक में जैसे जैसे हम आवेश डालते जाते हैं तो वो आवेश का एक लेवल है, और जो सरफेस लेवल बॉटम से जितना हाइट पर होता है उस तल की ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन अब जब परिभाषा की बात आती है तो ऐसा तो नहीं है कि बाल्टी में पानी भर दिया, सर बोले इतनी ऊंचाई में है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनका एक सिग्नल होता है, उनकी एक पहचान होती है चार्जेज की। तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि भाई चार्ज है, जैसे हमने अभी पढ़ा जो पहला पार्ट है कि जो बिंदु आवेश होता है उसके आसपास कोई दूसरा बिंदु आवेश जब हम रख देते हैं तो कैसे वो बिंदु आवेश प्रभावित होता है, उन दोनों के बीच एक बल लगने लगता है। अब जैसे जैसे हम दूरी में बढ़ते जाते हैं तो बल का परिमाण घटता जाता है। अब मान लीजिए इतनी दूरी पर आप निकल जाएं तो लगने वाले बल का मान शून्य हो जाता है, और इसको हम उस विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष अनंत में मानते हैं। हमने एकांक धनावेश को भी परिभाषित किया है, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते जाते हैं। तो उस रूप में ही हम विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। जब मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश के सापेक्ष दूसरा परीक्षण आवेश अनंत पर है, तब हम इसे क्या कहते हैं कि अनंत पर है, कोई बल नहीं लगता है। अब जब विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु आवेश के कारण है, या कि हमने तो विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ लिया है, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनंत में है, तो इन दोनों के सापेक्ष हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही विद्युत विभव जब परिभाषित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र में ही किसी बिंदु पर ये विद्युत विभव भी परिभाषित होता है, अस्तित्व में आता है। तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं? हम जानते हैं कि अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, इसका अर्थ होता है कि वहां पर कोई बल कार्य नहीं करता। बच्चों, होता क्या है कि जब उस विद्युत क्षेत्र में हम लाते हैं वैसे ही वो बिंदु आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाने लगता है। अब वो बल जो है एक सदिश राशि है, बल की दिशा में उसको विस्थापित करते हैं या बल की विपरीत दिशा में विस्थापित करते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, बल और विस्थापन दोनों ही। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य होता है। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि विद्युत विभव क्या चीज है। जब भी हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में बल के सापेक्ष डिस्प्लेस करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके रिस्पेक्ट हम जो परीक्षण आवेश है, यूनिट चार्ज है, उसको जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो एक कार्य हमको करना पड़ता है। और कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं? बल गुणे विस्थापन के रूप में। तो ये किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव के रूप में परिभाषित होता है। यानी जब आपको प्रश्न मिले कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, तब आपको कहना चाहिए कि किसी परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इन मैथमेटिक्स क्या कहेंगे? अब इकाई परीक्षण आवेश है। मान लीजिए आप किसी परिमाण Q0 परिमाण का, Q0 मैग्नीट्यूड का कोई जो चार्ज है उसको विद्युत क्षेत्र में अनंत के किसी बिंदु तक ले आते हैं। तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, सपोज इसको हम W से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो विभव हो जाता है ये विभव बराबर हो जाता है इकाई आवेश को। यदि आपने Q0 चार्ज लिया है तो उस Q0 चार्ज का आप भाग दे दीजिए, तो ये कार्य में उस आवेश का भाग दे देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, विद्युत विभव प्राप्त हो जाता है। यानी गणित में हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि जब भी कोई फिजिक्स की आप राशि पढ़ें, फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी? वो एक तो उसका एसआई मात्रक आपको नोट करना चाहिए और दूसरा विमीय सूत्र आपको नोट करना चाहिए। तो ये विद्युत विभव एक अदिश राशि है बच्चों, बिल्कुल गांठ लगा कर बात लीजिए इसको। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। अब देखिए हमने कार्य का भी मात्रक पढ़ा हुआ है और आवेश का मात्रक भी पढ़ा हुआ है, तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने जान तो लिया कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, लेकिन वोल्ट है किस रूप में? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। मैंने ये सूत्र आपको इसलिए लिखकर बताया है कि कभी कभी ये प्रश्न एक नंबर का खाली स्थान में पूछ देता है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे खाली स्थान या खाली स्थान बटे 1 कूलम। तो तीनों में से जो भी चीज एब्सेंट है, जब हमें तीनों चीजें याद रहेंगी तो उसको हम खाली स्थान में आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 वोल्ट, कभी कभी तो 1 वोल्ट को परिभाषित करने को आ जाता है, तब आप कहिए कि यदि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट कहा जाता है। ऐसा इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, इसका विमीय सूत्र भी, जब आपको कार्य का विमीय सूत्र मालूम है, आवेश का विमीय सूत्र मालूम है, तो बड़ी ही आसानी से आप विमीय सूत्र विभव का भी ज्ञात कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है कि विभव का जो विमीय सूत्र होता है mn2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है। बच्चों कभी कभी यही प्रश्न जो है आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में पूछा जाता है। वो ऐसा होता है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। आइए उसका उत्तर भी हम तलाशने की कोशिश करते हैं। बच्चों जब यही प्रश्न हमसे कैलकुलेशन के रूप में पूछा जाता है कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, तब हम एक बिंदु आवेश की कल्पना कर लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज कहीं पर हम मान लेते हैं कि इन एग्जिस्टेंस है और उससे एक निश्चित दूरी पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं जहां पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी होती है। बस आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि यू हैव टू calculate the total work done in bringing the unit charge Q0 from infinite to that point P। मतलब आपको ये याद रखना है कि परीक्षण आवेश या एक निश्चित परिमाण के आवेश को आपको अनंत से P बिंदु पर लाने में किए गए कुल कार्य का कैलकुलेशन करना है, उसका समाकलन करना है, मतलब उनका योगफल ज्ञात करना है। आशा यह है कि आप अनंत को समझिए, अनंत कितनी बड़ी दूरी है, तो अनंत से इकट्ठा वो काम मत कीजिए, टुकड़ों में काम कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा एक पॉइंट की कल्पना कर लीजिए कि हमने इतना उसको लाया, तो थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से कुल किए गए कार्य क्या होंगे, इन छोटे छोटे कार्यों के टोटल के बराबर हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन में आसानी होती है बच्चों। ये मतलब आप इस अकॉर्डिंग टू फिगर आप मान लीजिए कि O पर एक प्लस Q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जिसके कारण इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब इस विद्युत क्षेत्र में O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। अर्थात हमको अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। इसके लिए हम पहले मान लेते हैं कि यहां से O से x दूरी पर एक बिंदु A है और वहां से हम इसको पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए कि B एक दूसरा बिंदु है जहां A से उसका जो विस्थापन है dx है। इतना विस्थापित करने में पहले किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। यहां एक बात और आप ध्यान दीजिए, क्या वो ये
कि ये जो बल है भाई, परीक्षण आवेश सदैव आप धनात्मक आवेश के रूप में लेते हैं, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इस बिंदु पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो क्या होगी, ओ से ए की दिशा में हो, मतलब इस तरह से इसका डायरेक्शन हो। अब आप उस पॉइंट चार्ज को, ये Q0 जो आवेश है उसको कहां डिस्प्लेस करते हैं, बल की विपरीत दिशा में डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए किए गए कार्य की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी, ये पहले जान लीजिए। तो इस तरह से मतलब जो हमारा किया गया कार्य है वो ऋणात्मक दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गई। अब आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश या कोई अल्प परमाणु जिसको आपने Q0 माना है वो रखा हुआ है, तो उस पर इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण एक बल लगता है जिसको हम कूलाम नियम से पहले पढ़ चुके हैं। तो जब आप मान लेते हैं कि ऐसा है तब आप पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। तो हम कूलाम नियम से या परिभाषा से जानते हैं कि इस बिंदु ए पर लगने वाला जो कूलाम बल है विक्रमबर्ग नियम से हम प्राप्त करते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इसको A से B तक लाने में यानी अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में अल्प कार्य करना पड़ता है, जिसको आप कह दीजिए कि dw कार्य करना पड़ता है। तो ये dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये विस्थापन को देखिए आपने माइनस साइन लिखा हुआ है, इसका एक अर्थ है कि यू आर डिस्प्लेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर, आगे चलते। अतः अब ये कार्य आपको छोटा सा कार्य मिल गया, तो क्या करना है आपको, ऐसे छोटे छोटे कार्यों का योगफल निकाल देना है। तो ये जो टोटल वर्क आ जाएगा वही तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होगा। निकाल लीजिए इसको। तो अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इन सभी कार्यों के योगफल के बराबर हो जाएगा, यानी dw का हम टोटल कर देंगे, जिसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो ये कार्य हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। अब आपने ये dw की वैल्यू रख दी, माइनस ऑफ एफ dx, माइनस चिन्ह के बाहर आ गया। और इस तरह से जब आपने f की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रखा तो ये टोटल वर्क डन ये कितना आ जाता है, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q0 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या dx। इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट हो जाएंगी और ये भर बचेगा 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का आपको इंटीग्रल करना है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x होता है। सो आपने लिख दिया कि -1/x। अब इसकी लिमिट निकालनी, लिमिट निकालना आप जानते हैं वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां जब अपर लिमिट में x की जगह r रखेंगे तो आ जाएगा -1/r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू आपको मालूम है वो 0 होती है, और इस माइनस के कारण जब ये माइनस r आपने रखा तो माइनस के कारण माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आ गया केवल 1/r। तो इस तरह से ये कुल किया गया कार्य बच्चों आ जाता है वो कितना, W इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q0 अपॉन r। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो एकांक धन आवेश को, यहां आपने कहा कि परीक्षण आवेश Q0 को आप लाते हैं, तो एकांक के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी Q0 का आपको केवल भाग दे देना है। मतलब आपको परिभाषा से जो वोल्टेज हो जाएगा उस बिंदु पर जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसमें जब Q0 का भाग देंगे, देखिए कितना सिंपल है, Q0 का भाग दिए वो 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q/r हो जाएगा। तो कभी कभी इस रूप में भी प्रश्न आ जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूं। जब मान लीजिए कभी आपसे पूछे कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, या फलाना कारक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट करता है,
तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल आंख बंद करके और चिंतन करना चाहिए, श्री राम ऐसा करके वो आ जाता है आपके जहन में कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है 1/4 इंटू Q अपान R। कैसे इफेक्ट करते हैं भाई, देखिए ये Q यानी चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वैसे भी मैंने जैसे बताया था कि बाल्टी में पानी है भैया, तो कंडक्टर में चार्ज है भैया, चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, लेवल उसका जैसे जैसे बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग विद द चार्ज। तो चार्ज के समानुपाती होता है। ये त्रिज्या मतलब कितनी दूर पर है बिंदु, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम देखिए वेरी सिंपल कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब वायु या निर्वात में जितना पोटेंशियल है, अगर कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रख दीजिए तो V क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूसरे माध्यम की उपस्थिति जब आ जाती है तो उनका कंपेरिजन भी ये होता है कि परावैद्युतांक ज्यादा होगा तो विद्युत विभव कम हो जाएगा, कम होगा तो विद्युत विभव ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से एक मतलब जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इससे जो छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको भी सरलता से आंसर करने में आपको मदद मिल जाती है। तो इस तरह से आप बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं।